हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नी चैनल पे। तो जी हाँ, आज हम लेके आए हमारे डीपीपी नंबर 2 जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने डीपीपी के सवाल किए होंगे सॉल्व। भाई देखो, जब भी लेक्चर कंप्लीट हो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके डीपीपी को डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि डीपीपी के सवाल ये डिसाइड करते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है क्या आपको वो समझ आया कि नहीं, क्या आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं हुए होंगे कोई सवाल तो कोई बात नहीं, जैसे मैं अभी वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं ऐसे हर डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस में बनाता हूं, तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में, ठीक है। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से मैं जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चलें। तो जैसे कि जो भी चीज मैं यहां क्लास में करा रहा हूं, मेक श्योर आप उसके नोट्स खुद से बनाएं, अपने हाथों से चीजें लिखें, तभी आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। तो यहां पे टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, डीपीपी को सॉल्व कीजिए बेटा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप डीपीपी को जरूर सॉल्व कीजिए। डीपीपी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाके मिल जाएगी। अगर डीपीपी के सवालों में कोई डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बनाता हूं, जो आपको अगेन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। अराउंड 3 से 4 लेक्चर्स मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही कराता हूं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भी मेरे साथ सॉल्व करने हैं बेटा, क्योंकि इसी से आपको यह पता चलेगा कि उस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं और क्या हम वो सवाल सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ पे, बट देखो भाई ऐसा नहीं होता कि हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते रहे, अगला चैप्टर भी हमें पढ़ना है। तो जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉरी, पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगा, ये आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हुए चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस ये है कि पूरे पैटर्न को चिपका के रखो, इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो ही आपको बेनिफिशियल होगी ये सारी बातें, ठीक है। चलिए भाई, तो पेन और पेपर लेके तैयार बैठिए, क्योंकि पहला सवाल आने वाला है आपके सामने। तो ये रहा पहला सवाल। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। क्या कहते हो भाई? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमने क्या किया, सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। प्रोटॉन ठहरा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा ये आप सोचिए, दिमाग लगाइए। हो गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इसका बताता हूं। दिमाग लगाओ जल्दी से। हो गया, दिमाग लगाया। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप भी समझते हो मैं भी समझता हूं कि अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, ये मैंने आपको बताया था। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। हाँ सर, बिल्कुल बताया था आपने हमें। तो बेटा अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसी बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। हाँ सर, क्या बोला? किसी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है और एंड होती है किसी नेगेटिव चार्ज पे। अच्छा ठीक है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकल रही है बाहर। इसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाके मैं रख दूं यहां पे और एक नेगेटिव चार्ज को रख दूं यहां पे ले जाके, तो क्या होगा सर? ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से नफरत करता है सर, ये इसको दूर भगा देगा, भाग जाए यहां से। पॉजिटिव वाला अपोजिट वाले से प्यार ही तो करेगा, है ना। ऐसे ही तो होता है भैया, सेम वाली चीजों से प्यार थोड़ी होता, प्यार तो सर किसी अपोजिट वाले से होता है। तो क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसको इसने दूर भगा दिया, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, इसको इसने पास बुला लिया। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसकी वजह से फील्ड बन रही है मान लो ई, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये जो बड़ा वाला चार्ज है इसकी वजह से फील्ड मान लो बन रही है ई। तो बेटा इन पे जो फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय इसका चार्ज Q मान लीजिए, है ना। तो इट विल बी गिवन बाय Q इंटू ई। इसका चार्ज भी Q होगा बेटा, तो इट इज ऑल्सो गिवन बाय Q इंटू ई। अच्छा, देखने में आपको एक चीज पता चल रही होगी,
सर ये पहली बात तो ये बताइए इनका चार्ज सेम क्यों है? बेटा प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है मैंने आपको बताया था E के बराबर होता है, प्लस का E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा माइनस का E होता है, और 1E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्लस का हो जाएगा, बस। तो ये एक प्रोटॉन था बेटा, ये कौन है? प्रोटॉन है सर। ये प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस का E होगा। इलेक्ट्रॉन है सर, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आएगा वो माइनस का E हो जाएगा। तो यहां जो फोर्स बनेगा बेटा वो प्लस का E इंटू कैपिटल E, यहां जो फोर्स बनेगा वो माइनस का E इंटू कैपिटल E। बोलो सहमत हो मेरी बातों से? ये प्रोटॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो बन रहा है प्लस का E इंटू कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस का E इंटू कैपिटल E है, वेयर कैपिटल E इज द फील्ड एंड दिस इज द चार्ज। मैंने एक चीज देखी कि जो प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा है वो माइनस ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात सही रहेगी? हाँ सर, बहुत बढ़िया। माइनस का साइन हमें क्या दर्शा रहा है यहां पे कि सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड माइनस का साइन दर्शाता है डायरेक्शन को, जो कि आपको देखने से भी पता चलती है। पॉजिटिव चार्ज को बाहर भगाया जा रहा है और नेगेटिव चार्ज को अंदर बुलाया जा रहा है। तो क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? बिल्कुल। तो जो फोर्स प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा था, इलेक्ट्रॉन पे उसका जो फोर्स होगा वो उसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात मैग्नीट्यूड की जाए मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, बेटा मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बस जो अंतर आ रहा था वो ये था कि ये पॉजिटिव था इसलिए इसको दूर भगा दिया, ये नेगेटिव था इसलिए पास बुला लिया, जिसकी वजह से इन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो इनके डायरेक्शंस अपोजिट है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। गलत बात सर, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन अलग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, ये सही बात बोली इन्होंने कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। क्या आप तो सहमत हो इस बात से? नहीं सर। सर एक्सेलरेशन कैसे इक्वल हो सकता है ना? जब फोर्स ही इक्वल नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे इक्वल होगा? बहुत गलत बात है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्या ये सही बात होगी? ये भी गलत बात हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है, और प्रोटॉन की होता है 1.6 10 की पावर माइनस 27 kg, जो कि बहुत अंतर आ जाता है फिर, है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते हैं, जिसके कारण मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, जिसके कारण एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। क्लियर रहेगी बातें? सभी को क्लियर रहेगी? पॉजिटिव चार्ज, बहुत अच्छी बात है सर, अपोजिट फोर्स हो जाएगा, है ना, दूर भगा दिया। नेगेटिव चार्ज पास बुला लिया। एक पे फोर्स बाहर की तरफ लगाया, एक पे फोर्स अंदर की तरफ लगाया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जब तक वो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं बेटा डायरेक्शन अपोजिट हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है ना। एक्सेलरेशन में देखो बेटा, एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखो, डायरेक्शन वाइज देखो, सब चीज में आप देखोगे तो एक्सेलरेशन तो अलग ही है। क्लियर रहेगा? मैग्नीट्यूड में देख लीजिए, मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग होते हैं। डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा क्योंकि सीधी बात है सर, फोर्स ही जब बराबर नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होंगे ना। बढ़े आगे, चलिए भी तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ चार्ज वाटर ड्रॉप हैविंग द रेडियस ऑफ r, है ना, एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस r है। सो सपोज दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट, है ना, और इसके ऊपर जो रेडियस है वो है r, और चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट है बेटा, है ना, और बोला गया है इफ चार्ज ऑन दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेटा इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज होगा that will be equal to charge of the electron। बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का E का, इस पे चार्ज होगा माइनस का 1E, ठीक है।
नाउ बोला गया है देन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अब यहां पे बेटा क्या बोल रखा है, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। देखो यहां पे गौर फरमा के देखना, चार्ज वाटर ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर की तरफ नीचे की तरफ कंसीडर करूं तो इस पे फोर्स कहां लगेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर फोर्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे है और नेगेटिव चार्ज रखा गया है तो उसके ऊपर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और अगर यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए बेटा तो पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि सर ये वाटर का ड्रॉप है, इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, इसके पास कुछ मास होगा, मान लीजिए इसका मास m है, तो क्या इसके ऊपर मैं कहूं फोर्स लगेगा नीचे की तरफ विच इज गिवन बाय mg, बिल्कुल लगेगा सर, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ विच इज गिवन बाय E इंटू कैपिटल E। मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। अब देखो भाई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, सोचो। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो होता है 0, और नेट फोर्स में मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस का फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुड बी 0, तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगा बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, Q इंटू ई, E इंटू ई विल बी इक्वल्स टू mg। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E इक्वल्स टू mg अपॉन E। बट ऑप्शन में तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है सर इन्होंने, ऑप्शन में तो कहीं पे मुझे ऐसी बात दिख नहीं रही है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। अब क्या करें, देखो बेटा क्वेश्चन में कहीं आपको मास के बारे में जिक्र नहीं किया, तो आप ऑप्शन में मास को हटाना पड़ेगा ना। इसको मैं क्या करता हूं, मास को लिखते हैं डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मास को लिखेंगे बेटा डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, उल्टा लिख दिया क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं ना, सो यहां से डेंसिटी इन्होंने बोला है कि D कंसीडर कर लेना, ठीक है, या फिर चाहो तो आप इसको रो लिख लेना, डेंसिटी को D या फिर रो जो पसंद है, ऑप्शन में देख लो रो के फॉर्मेट में लिखा है तो आप डेंसिटी को रो लिख लेना। वॉल्यूम के लिखते बेटा स्फेयर है ना, ये स्फेयर है ना, इसका रेडियस r है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r क्यूब नहीं बनेगा, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा जहां पे m लिखा है ना वहां पे ये लिख दीजिए, तो देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, मास की जगह पे 4/3 पाई r क्यूब, रो हो गया मास की जगह पे g अपॉन e, तो 4 पाई r क्यूब रो g अपॉन 3e, ये कहां दिख रहा है आपको, 4/3 पाई r क्यूब रो g अपॉन e, देखो तो ये दिख रहा है क्या 4/3 पाई r क्यूब रो g अपॉन e, तो मैं बोलूं डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ये तो है फाइनल आंसर, बस खत्म हो गया सवाल, नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई नोट किया सभी ने, पक्का नोट किया सभी ने, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, 4 charges Q, 2Q, -4Q and 2Q are placed in order at the 4 corners of a square having the side of B. The net field at the center of the square, बेटा center of the square पे net field क्या होगा, एक स्क्वायर बना ले, कितना गंदा स्क्वायर बना था, रुको 1 मिनट सही से बनाते हैं, बढ़िया वाला शानदार वाला चमकदार स्क्वायर बनाएंगे एकदम, दिख रहा है स्क्वायर जैसा, बस। सो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, बोला गया है यहां पे जो चार्ज रखोगे इट विल बी योर Q, यहां पे जो चार्ज रखोगे इट विल बी योर 2Q, यहां पे जो चार्ज होगा माइनस का 4Q एंड यहां पे जो चार्ज होगा वो 2Q। इन्होंने पहले बोल दिया कि ऑर्डर में रखना है इसको, है ना, ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में रखना है हमने, तो इसी ऑर्डर में हमने रख दिया, ठीक है। तो सेंटर पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। चलिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटर फील्ड, वैल्यू ऑफ फील्ड एट द सेंटर, सोचो जरा क्या आंसर आएगा इसका। चलो भाई कैसे करें इसको सॉल्व, देखो भाई मेरे को एक आइडिया आया, क्या सर, जब भी हमें किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का होता है तो हम वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव छोटा सा चार्ज होता है। क्या होता है टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव
छोटा सा चार्ज होता है साहिब। क्यों रखते हैं बेटा छोटा चार्ज? क्योंकि ये खुद की फील्ड ना बना ले। वैसे तो फील्ड बनाएगा, हर चार्ज अपनी फील्ड बनाता है, लेकिन अगर चार्ज छोटा सा होगा तो उसकी फील्ड छोटी सी होगी, उसका कोई असर नहीं होगा। बड़ा चार्ज बड़ी फील्ड बनाता है, उसका इफेक्ट होता है ना। तो यहां पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करते हैं एज अ टेस्ट चार्ज। अब ये वाला इसको दूर भगाएगा, तो इसने क्या किया, इसको बोला निकल जा मेरे नजरों से दूर हो जा। बहुत बढ़िया। फिर उस माइनस वाले ने बोला हाय हाय बेचारे को दूर भगा दिया, भाई कोई बात नहीं तुम हमारे पास आओ। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करते हैं? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथे वाला। क्या हमने चार्ज की नंबरिंग कर दी? पहले वाले ने इसको दूर भगाया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1। तीसरे वाले ने पास बुलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया E3। दूसरे वाले ने इसको दूर भगाया, बोला निकल जा मेरी नजरों से दूर हो जा, E2। चौथे वाले ने भी यही बोला निकल जा मेरी नजरों से दूर हो जा तू। सो ये हो गया इधर E4। अब जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि ये ना समझो तुम लोग कि क्या सर दोनों। अच्छा, एक चीज तो देखने को मिल रही होगी, क्योंकि सेंटर पे है और स्क्वायर के सेंटर पे है, तो हर जगह से जो इसका डिस्टेंस होगा मेरे बच्चे, हर जगह से जो इसका डिस्टेंस होगा क्या वो बराबर होगा? क्या जो डिस्टेंस इसकी यहां से थी, क्या वही डिस्टेंस इसकी यहां से भी होगी? क्या वही डिस्टेंस इसकी यहां से भी होगी? और क्या वही डिस्टेंस यहां से भी होगी? तो ये डिस्टेंस अगर D है तो ये भी D, ये भी D, ये भी D। अच्छा, एक और चीज जो मुझे दिख रही है, मुझे नहीं पता तुम्हें दिखी कि नहीं दिखी, बट मुझे तो दिखी, वो क्या कि सर E2 की वजह से जो फील्ड होगा वो E4 के बराबर है। सो E2 वाला फील्ड और E4 वाला फील्ड क्या करेगा? एक दूसरे को मार डालेगा सर। E4 को किसने मारा? E2 ने मारा। याद देखो E1 और E3 दोनों एक तरफ है, दोनों भाईचारे निभा रहे हैं ना। तो मैंने बोला यार E1 इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, E3 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बेटा अभी मैं, है ना, मैं माइनस माइनस के चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, 4KQ बाय R स्क्वायर। अब बेटा देखो E1 और E3 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E3 करेंगे तो क्या मिलेगा? E1 प्लस E3। क्या ऐसा करने से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है? हाँ सर बिल्कुल मिलता है ऐसा करने से, क्योंकि E2 और E4 तो एक दूसरे को मार चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप E1 और E3 दोनों को ऐड कर दीजिए। सो E net कैन बी रिटन एज E1 plus E3, which is your nothing but KQ by R square plus 4KQ by R square. So it will be 5KQ by R square. This is the net electric field, 5KQ by R square. Sir 5KQ by R square कहीं दिख नहीं रहा मुझे, 5KQ by R square कहीं दिख नहीं रहा। ओ अच्छा, इसने K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया था, हम भी करेंगे। So E net equals to क्या बन रहा था? 5KQ by R square। मेरे नादान बच्चे मुझे बता जरा, क्या K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे? क्या Q आएगा? क्या R स्क्वायर आएगा? So it can be written as 5Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इवन। और डायरेक्शन क्या बनेगी बेटे इसकी? नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर इधर, मतलब प्लस Q से माइनस 4Q की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये वाली डायरेक्शन सर, ये वाली डायरेक्शन E नेट की डायरेक्शन है बेटा। ये डायरेक्शन कहां से आ रही है? प्लस के Q से माइनस के 4Q की तरफ। सो डायरेक्शन देखो, प्लस का Q माइनस का 4Q, प्लस का Q माइनस का 4Q, प्लस के Q से माइनस के 4Q तक। सर बाकी सब तो ठीक है, बट ये मुझे कुछ समझ सा नहीं आया, मतलब कैसे क्या करें अब इसमें ना। ओहो ये तो दिक्कत होगी, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 4 से डिवाइड करें ना। अब हमारे इसमें तो 4 आ रहा है भाई नीचे, हमारे इसमें तो नीचे की तरफ 4 आ रहा है, तो एक जगह KQ बाई R स्क्वायर बन रहा था, एक की जगह KQ बाई ओहो तुम कंफ्यूज तो नहीं होगे R स्क्वायर से?
अरे भैया कंफ्यूज ना हो जा, ये डी स्क्वायर ही है वो, ठीक है। हाँ भाई ये मत सोचना कि सर ये क्या आ गया, तो ये नीचे डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ भी आओ डी स्क्वायर कर लो भैया, डी स्क्वायर कर लो यार जल्दी से, मुझे पता है तुम लोग चौंक जाओगे अभी देख के इसको, है ना, ये क्या हो गया क्यों। अच्छा अब देखा तुमने कि सर हमें कुछ मिल नहीं रहा, फिर हमने और गौर फरमाया, गौर फरमा के पता चला तो सर ये बी है। बी क्या था, अरे बी तो साइड था ना बबुआ। ओहो अच्छा, सो बी इज द साइड, और आप आंसर्स निकाल रहे हो डी में, डी ये है, दिस डिस्टेंस इज योर डी, मतलब बी और डी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, मुझे कुछ निकालना पड़ेगा रिलेशन बी और डी में। तो चलिए लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी। बेटा ये डिस्टेंस डी यहां से लेके यहां तक, टक 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 यहां पे आए, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा b अपॉन 2, ये 90 डिग्री, ये पूरा 90 होता है तो ये बनेगा 45 डिग्री। बेटा पूरा 90 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, है ना। सेम कहानी यहां चलेगी, ये डिस्टेंस d है, दिस डिस्टेंस इज योर b by 2, सो टोटल डिस्टेंस विल बी योर b, ये पूरा 90 डिग्री था तो ये 45 डिग्री। अब कहीं से भी चाहो तो d का वैल्यू निकाल लो, कोई से भी ट्राइंगल लेने ले लो, इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं बेटा cos 45 डिग्री का, जो कि शो करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, हिप्पो है ना, बेस b by 2 हाइपोटेन्यूज d, cos 45 1 by √2 इज इक्वल्स टू बेस की जगह b अपॉन 2d, हाइपोटेन्यूज की जगह d, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 b अपॉन 2, b अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। बेटा लो d का वैल्यू मिल गया, चलिए भाई पुट कीजिए d की जगह पे, सो नेट फील्ड कैन बी रिटन एज 5q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ये 2 ऊपर जाएगा, या 2 से 2 को मार दें, मजा आ जाएगा, है ना, मार दिया चलो, 5q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम प्लस q टू माइनस का 4q। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 5q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम प्लस का q टू माइनस का 4q। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बी ऑप्शन ताला लगा दिया जाए, 5q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम प्लस का q टू माइनस का 4q। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, छाप लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने, बढ़े आगे, लिखो इसको भी जल्दी से, ये पता चल गया ना d का वैल्यू कैसे निकालना है, d का वैल्यू b दे रखा था, d निकालना था, अंतर समझते हो ना, b और d, b फॉर बॉल, d फॉर डॉग। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है 5 पॉजिटिव इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इवन। भाई 5 पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिए एक हेक्सागन पे, हेक्सागन देखा है कभी, अरे बेंजीन रिंग, हाँ ऐसा होता है कुछ। अब बोले कि यहां पे प्लस का क्यू रख दिया, प्लस का क्यू रख दिया, प्लस का क्यू रख, अरे प्लस का क्यू मतलब चार्ज की बात कर रहा हूं, पूछ नहीं रहा कि प्लस का क्यू रख दिया, है ना। और सेंटर पे इस टाइम पे जो फील्ड बन रहा है वो है इवन। बेटा एक बात तो हमें समझ आती है कि हेक्सागन में सेंटर से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो सेम होगा, तो ये डिस्टेंस d, ये भी d, ये भी d, ये भी d, ये भी d और ये डिस्टेंस भी d। तो सारी जो डिस्टेंसेस होती है वो d होती है बेटा। एक बात जो गौर फरमाने वाली है, इसकी वजह से फील्ड बनेगा इधर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड बनेगा इधर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड बनेगा इधर की तरफ, और इसकी वजह से फील्ड बनेगा इसकी तरफ। तो इन सब ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा जो कि इवन है बेटा।
सो यहां पे E1 बनता है KQ बाय डी का स्क्वायर। E1 कितना बन गया बेटा? KQ बाय डी का स्क्वायर। पहला चार्ज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चौथी की वजह से E4 यहां आएगा, तीसरे की वजह से E3 यहां आएगा, पांचवी की वजह से E5 यहां पे, और दूसरे की वजह से E2 यहां पे। सबने एक दूसरे को मारा, काम खत्म, पैसा है सब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो आखिरी पोजीशन खाली छोड़ी थी, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा देते हैं। यहां प्लस का क्यू था, यहां प्लस का क्यू था, यहां भी प्लस का क्यू था। अब यहां पे माइनस का क्यू आपने लगा दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उन्होंने, हम खुद की मर्जी से नहीं कर रहे काम। A negative charge having equal magnitude is placed sixth vertex। छठी जगह पे हमने नेगेटिव का क्यू रख दिया। अभी तक कुछ था यहां पे बेटा? अभी तक कुछ था यहां पे? यहां कुछ था? अभी नहीं था ना, अब हमने रख दिया। हाँ सर रख दिया। ओहो कोई बात नहीं, अभी भी नेट इस पे फील्ड निकालना है बेटा। देखो इसकी वजह से फील्ड यहां पे, इसकी वजह से फील्ड यहां पे, इसकी वजह से यहां पे, इसकी वजह से यहां पे सॉरी, इसकी वजह से यहां पे और इसकी वजह से यहां पे। कैंसल आउट कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, बट ये वाले ऐड हो जाएंगे। इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बोली गई है वो E2 बोली गई है। कितनी बनेगी वो? सर ये डिस्टेंस D, ये वाली डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस D होती है। KQ स्क्वायर बाय D, ओ सॉरी उल्टा गया, KQ बाय D स्क्वायर प्लस KQ बाय D स्क्वायर 2KQ बाय D स्क्वायर। पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था KQ बाई डी स्क्वायर, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 2KQ बाई डी स्क्वायर। इसका उन्होंने हमसे रेशो मांगा था, तो मेरे बच्चे रेशो क्या बनेगा? E2 बाई E1 2/1। क्या मेरे बच्चे KQ बाई डी स्क्वायर से KQ बाई डी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो रेशो 2:1 बनेगा। सो 2:1 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। अभी यहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो एक पहले चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाकियों ने तो एक दूसरे को मार दिया। अब जब यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों चार्जेस ऐड हो जाएंगे, बाकी के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हां, अगर यहां पे भी आपने पॉजिटिव चार्ज रखा होता, अगर यहां पे भी आपने पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो इसकी वजह से फील्ड ऊपर बनती, जो कि एक दूसरे को काट देता है, फिर 0 आंसर आता उसमें, है ना। चलिए बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 along the line joining the charge is plotted against the distance from Q1 taking rightward direction of the electric field as the positive। बेटा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, है ना, तो समझ जाना भावनाओं को। तो सर अगर मैं इस तरफ जाता हूं, मान लीजिए अभी मैं Q1 चार्ज की बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये हो जाएगा ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है जब पोजीशन पॉजिटिव है, तो ये कौन सा केस होता है? कौन से चार्ज में होता है ये? टेकिंग राइटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज पॉजिटिव, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, राइटवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन भी पॉजिटिव ही होती है। सॉरी, पोजीशन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। ये तो तभी पॉसिबल होता है जब KQ बाय R स्क्वायर डॉट R कैप लगाया होता है, मतलब जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। ये तभी पॉसिबल होता है मेरे नादान बच्चे जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। तो यहां पे राइट साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ये समझ गए कि ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। क्या समझे कि ये चार्ज Q1 जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। Q2 पे आओ, Q2 को कंसीडर करते हैं। यहां पे इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया ओरिजिन। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब यहां देखो, ये कंसीडर करो ओरिजिन। इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इधर की तरफ नेगेटिव होती है।
जब मैं इधर गया तो पोजीशन वेक्टर उस केस में नेगेटिव हुआ, जब मैं इधर की तरफ आया तो पोजीशन हुआ नेगेटिव, और जब मैं इधर की तरफ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वो भी कैसी है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो रही है जब पोजीशन नेगेटिव था, ये तो तभी होता है जब पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुना, इस बात को बहुत ध्यान से सुना, मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, मुझे माफ करना, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी मैं फील्ड लिखता हूं यहां पे, जरा गौर फरमाइएगा अब इन दोनों फॉर्मूले पे बेटा। इसमें ध्यान से देखना, अगर R पॉजिटिव हुआ, अगर R पॉजिटिव हुआ, R पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होगा, अगर R नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगा। सही बात है कि नहीं है? R कैप अगर पॉजिटिव, बेटा ये तो डायरेक्शन को दिखाता है ना, ये तो डायरेक्शन को दिखाता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव। ठीक है, ये हाउ। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है नेगेटिव, मैंने ग्राफ भी दिखाया था आप लोगों को, याद हो तो। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव था ये। क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव था। नेगेटिव डायरेक्शन में गए आर कैप माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में गए आर पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अंतर है भैया, लिख लो। अंतर है, लिख लो, काम आएगा आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। तो अभी देखो तो क्या जब R पॉजिटिव था तो E भी पॉजिटिव, जब R नेगेटिव तो E भी नेगेटिव। तो बेटा कैसा चार्ज? क्या मैं बोलूं ये भी पॉजिटिव चार्ज है सर? बहुत ही बेहतरीन। तो मतलब Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्ज? हाँ सर। तो Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, बहुत गलत बात है। Q1 एंड Q2 नेगेटिव, बहुत गलत बात है। पर सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है? मेरे नादान बच्चे मुझे बताएंगे कि यहां पे जो नेट फील्ड है वो हरी जीरो है ना। अब देखो बेटा क्या है ना कि ये Q1 के करीब आ रहा है, ये थोड़ा Q1 है, बीच में आता तो यहां पे कहीं आता, बीच में आता तो यहां पे कहीं पे आता है ना, पर वो मिड में नहीं है, वो Q1 के करीब है थोड़ा सा। अगर मिड में लेना होता तो यहां पे लेता वो, पर उसने मिड में नहीं लिया, Q1 के करीब लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां हो रही है? Q1 के पास में बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां हो रही है? Q1 के पास में। और इसका ज्ञान मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे Q1 वाला, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे Q2 वाला। मुझे बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगी? क्या A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, या बीच में कहीं पे B पॉइंट पे, या फिर C पे? कहां पे जीरो करे इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां तो जीरो नहीं होगी। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, यहां तो जीरो ना होगी। इधर आओ, इधर C वाले इलाके में देखते हैं। C वाले में Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। बीच में आओ, दोनों चार्जेस के बीच में अगर मैं फील्ड जीरो की बात करूं तो कहां पे जीरो करें? ये वाला चार्ज है ना, अभी मुझे नहीं पता कौन सा चार्ज पड़ा है बेटा। मैं अगर फील्ड जीरो करता हूं मिड पे, अगर ये फील्ड जीरो करता हूं मिड पे, तो उस केस में Q1 और Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं फील्ड जीरो करता हूं सेंटर पे बिल्कुल, तो उस केस में Q1 Q2 बराबर हो जाएंगे। बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास बेटा, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पे जीरो हो रहा है। तो अब क्या करें? पहला ऑप्शन मुझसे बोलता है कि Q1 छोटा होगा Q2 से, और दूसरा ऑप्शन बोलता है Q1 बड़ा होगा Q2 से। नेट फील्ड जीरो हो रहा है Q1 के पास में,
नेट फील्ड जीरो हो रहा है Q1 के पास में, यानी कि यहां पे कहीं पे नेट फील्ड जीरो हो रहा है। मेरे बच्चे यहां पे नेट फील्ड जीरो कभी हो सकता है जब Q2 बड़ा हो जाए Q1 से। कैसे सर? देखो भाई, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये इसके पास में तो इसकी वजह से फील्ड, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे होगी E2, तो E1 और E2 बराबर हो सकते बेटा, है ना। सोचो अगर यहां पे जीरो होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q2 की वजह से फील्ड बहुत बड़ा बनता और Q1 की वजह से फील्ड छोटा सा बनता। समझ रहे हो मेरे बच्चे? अगर ये फील्ड जीरो यहां होता तो Q2 की वजह से तो बड़ी सी फील्ड बन जाती, Q1 की वजह से छोटी सी फील्ड बनती। बात तो सही है सर, बात तो हमारी बिल्कुल सही है। क्या कि अगर मान लो ये एक प्लस का Q1 था, प्लस का Q2 हुआ, अगर मैं यहां पे फील्ड जीरो करने की कोशिश करता तो यहां पे फील्ड जीरो करने की कोशिश करता तो बेटा देखो, चार्ज अगर छोटा है तो उसके पास में फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R अगर छोटा है तो उसका फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। R अगर बढ़ जाए तो फील्ड कम हो जाएगा। चार्ज अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा चार्ज है तो उसके पास में फील्ड जीरो हो सकता है। छोटा चार्ज है ना तो इसकी वजह से फील्ड बनेगी इधर, बड़ा चार्ज है ना तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसमें बहुत अंतर है बेटा। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका फील्ड कम, बड़े वाले से दूर रखोगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो चार्ज उसका कम हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज मेंटेन करनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। बड़े वाले चार्ज से दूर रखो, बड़े वाले चार्ज से दूर रखो तो क्या होगा, R इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से फील्ड उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये चीज आप ऐसा करते, अगर ये चीज आप मान लो ऐसा कर लेते, देख ध्यान से देखना है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई Q2 बड़ा है Q1 से, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं Q2 बड़ा है Q1 से, अगर Q2 Q1 से बड़ा है तो, और अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलूं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q2 बड़ा Q1 से और Q2 के पास में ही लाके आपने चार्ज भी रख दिया। Q2 बड़ा है Q1 से, हम ऐसा सोच रहे हैं अभी, है ना। अगर Q2 Q1 से बड़ा है और आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने की कोशिश करोगे तो होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बड़ा चार्ज पास में रखा है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के हिसाब से R का वैल्यू कम तो फील्ड का वैल्यू ज्यादा। एक तो चार्ज भी बड़ा, ऊपर से उसके पास रख दिया, इसकी वजह से फील्ड बनेगा ऐसा। इतना बड़ा फील्ड, ये छोटा सा चार्ज वो भी दूर रख दिए, जितना दूर रखोगे उसकी फील्ड उतनी कम बनेगी। छोटा सा चार्ज बेचारा, वैसे छोटा चार्ज, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी इसकी, ऊपर से इसको दूर रख दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ भाई, कोई जीरो होने की चांसेस है? यहां पे, यहां जीरो होने की चांस है क्या? यहां पे मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाहते हो तो आपको बड़े वाले चार्ज से दूर कहीं पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे जो पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है वो Q1 के करीब है और Q2 से दूर है। तो इसको देख के मैं समझ गया कि भाई Q2 से अगर उसको दूर रखा है दैट मींस Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, और Q1 के पास रखा है दैट मींस Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जीरो करनी है तो बड़े वाले चार्ज से तो उसको दूर रखना पड़ेगा और छोटे वाले चार्ज के पास में रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। समझ गए बात को? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है बेटा, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना है और बड़े वाले चार्ज से दूर रखना है। तो हमारे इस केस में बेटा Q2 Q1 से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, Q2 Q1 से बड़ा हो जाएगा। तो पहली चीज समझे कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। उसके अलावा Q1 जो है वो छोटा होगा, Q2 जो है वो बड़ा होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। Q1 वाला चार्ज छोटा है तभी उसके पास में, Q2 वाला चार्ज बड़ा है तभी उससे दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। तो यहां पे जहां पे बीच पॉइंट पे आता है, एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। समझ रहे हो बात को? लिख लो जल्दी से। लिखा सभी ने, नोट किया सभी ने? यहां पे आइए, सारी बातें लिख लीजिए। पहला तरीका तो मैंने आपको यह बताया कि भाई चार्ज कैसे पता करें कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमने यहां पे लिख दी सारी बातें।
दूसरी चीज ये जानना जरूरी है कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है वो पॉइंट कैसे डिफाइन करें। अगर आस पड़ोस में कहीं होता तो अलग बात थी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो बीच में भी कहां पे, मिड पॉइंट पे, लेफ्ट में, राइट में, कहां पे सर? तो उसके लिए हमने दिमाग लगाया वाला, फिर ये वाली चीजें हमने सोची, हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड वही जीरो होगा जहां पे, या फिर बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो होगा जो पॉइंट बड़े वाले चार्ज से दूर है और छोटे वाले चार्ज के पास है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। Q2 बड़ा है Q1 से, उसके पास अगर पॉइंट लाके रखोगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है? समझते हो बात को? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 6 charges of equal magnitude each of Q are placed at the 6 corners। बेटा हर एक कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है विद द सेम मैग्नीट्यूड। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस इन ऑर्डर पी क्यू आर एस टू। बेटा यहां पे इन्होंने चार्जेस बना के रखे हैं, आपको अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज बताना है इन द ऑर्डर ऑफ पी क्यू आर एस टी यू। तो आपको बताना है पी पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, क्यू पे कौन सा चार्ज रखे हैं, आर पे कौन सा रखे हैं, सो दैट the electric field which is produced at the center is double the electric field at the center O as compared to the electric field produced by a single charge placed at R। बेटा R पे अगर है ना, केस फर्स्ट अगर R पे प्लस का Q चार्ज रखा है एंड ये डिस्टेंस अगर मैं D मान लेता हूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी? बेटा सोचो जरा, R पे अगर प्लस का Q चार्ज रख दिया जाए और ये डिस्टेंस D मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इट इज गिवन बाय KQ बाय R स्क्वायर, इतनी बनी। अब मुझे चार्जेस का ऑर्डर बताइए जिससे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बने दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ E1। फाइंड ऑर्डर ऑफ चार्जेस, ठीक है? तो यहां पे चार्जेस को किस क्रम में रखूं मैं और कौन से चार्ज को कहां पे रखूं जिससे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ऑफ E1 हो जाए, यानी कि 2KQ बाय R स्क्वायर हो जाए। कर पाओगे? कैसे करोगे? सोचो जरा, ऑप्शन से चेक करके देखो क्या आंसर बनता है। सोचा कुछ? देखो भाई यहां पे सेंटर पे फील्ड 2E1 तभी हो सकता है जब यहां पे माइनस का Q चार्ज रखूं, उससे क्या होगा सर, एक और फील्ड बनेगा इस तरफ और जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो वो 2E1 हो जाएगा। आर पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रहने दो, आर पे पॉजिटिव चार्ज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आर पे पॉजिटिव चार्ज से। आर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर यू पे भी मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं तो आर का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, ई का नेगेटिव चार्ज इस तरफ, काम बन जाएगा। पी पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इसकी वजह से फील्ड यहां बनेगा एस की तरफ। एस पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इसका फील्ड इधर बनेगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, कैंसिल कर देगा। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली चार्ज जो Q पे रखूं उसका अपोजिट चार्ज अगर T पे रख दूं तो ऑप्शन चलो चेक करते हैं। P पे पॉजिटिव, P पे अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो S पे भी मुझे पॉजिटिव चाहिए। P पे पॉजिटिव तो S पे भी पॉजिटिव, P पे अगर पॉजिटिव तो S पे भी पॉजिटिव। ऐसे ही कहां बनेगी बात? हाँ सर बात ये नहीं बनी, तो P पे नेगेटिव रखते हैं ना। देखो भाई P पे और S पे सेम चार्ज चाहिए, कहां मिलते हैं वो मुझे? P पे और S पे मुझे सेम चार्ज चाहिए, P पे और S पे मुझे सेम चार्ज चाहिए, तभी बात बनेगी। सिमिलरली Q पे और T पे भी मुझे सेम चार्ज चाहिए, तभी वो एक दूसरे को चेंज करेंगे। मतलब जो चार्ज मैं P पे रखूंगा वही चार्ज मुझे S पे चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करें, और जो चार्ज मैं Q पे रखूंगा वही चार्ज मुझे T पे चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करें। चलिए बेटा, तो P पे और S पे चार्ज अलग अलग है, मजा नहीं आया। P पे और S पे चार्ज अलग अलग है, मजा नहीं आया। P पे और S पे चार्ज सेम है, P पे और S पे चार्ज अलग अलग है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो C वाला, बाकी के ऑप्शंस तो मुझे नहीं दिख रहे। बाकी के और कंफर्म करते हैं। जो चार्ज Q पे है, Q पे पॉजिटिव है, वही चार्ज T पे होना चाहिए। क्या T पे भी पॉजिटिव? आए है मजा आ गया सर। जो चार्ज Q पे है वो पॉजिटिव, तो T पे भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। P पे अगर नेगेटिव है तो S पे भी नेगेटिव होना चाहिए। देखो भाई ये तो मैंने कंसीडरेशन करा था, कंसीडरेशन कर रहा था मैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी आप कंसीडर करो, बट हां जो चार्ज P पे है वही चार्ज S पे होना चाहिए,
जो चार्ज Q पे है वही चार्ज T पे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, और U पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो R पे अगर पॉजिटिव है, R पे पॉजिटिव है तो U पे नेगेटिव होना चाहिए। R पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो U पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो इट इज गिवन बाय E प्लस E1 KQ बाय R स्क्वायर प्लस KQ बाय R स्क्वायर। Your net field will be 2KQ by R स्क्वायर। बन गया सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E1। हाँ सर, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ये ऑर्डर मेंटेन करेंगे चार्ज का। क्लियर रहेगी बातें सभी को? कोई शक, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है? बढ़ सकते हैं अगले सवाल की ओर, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला गया है फिगर शोज द फोर सिचुएशन इन विच द चार्ज पार्टिकल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 2Q चार्ज, माइनस का 5Q एंड माइनस का 3Q, तीनों बराबर के डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पे भी तीनों चार्जेस बराबर के डिस्टेंस पे है, यहां पे तीनों चार्जेस बराबर के डिस्टेंस पे, और यहां पे चारों के चारों चार्जेस बराबर डिस्टेंस पे हैं। यहां पे पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो है E1, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, तीसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E3 एंड चौथे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E4। तो क्या रिलेशन है E1, E2, E3, E4 में, ये आपको बताना है। चलो भाई, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे E1 होगा। सर मैंने बोला अगर यहां पे एक टेस्ट का पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। प्लस वाला इसको दूर भगाएगा, बिल्कुल भगाएगा। तो बेटा यहां पे नेट फील्ड बनेगा कितना, 3KQ बाय, चलो एक काम करते हैं अगले पेज पे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहां पे था माइनस का 5Q चार्ज, यहां पे था माइनस का 3Q चार्ज, यहां पे था प्लस का 2Q चार्ज। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे बच्चा। मुझे बताएंगा कि यहां पे माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अरे यहां पे प्लस का टेस्ट चार्ज रख दिया, ये वाला इसको दूर भगाएगा, बिल्कुल भगाएगा सर। ये माइनस वाला इसको पास बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा सर। ये फील्ड बनेगा 5KQ बाय R स्क्वायर, मान लीजिए डिस्टेंस R है, बनेगा 3KQ बाय R स्क्वायर प्लस 2KQ बाय R स्क्वायर। क्या ये बात सही रहेगी बेटा? देखो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे, दोनों फील्ड ऐड होने के बाद ये बनेगा, कितना बनता है बेटा ये 5KQ बाय R स्क्वायर। तो बेटा इसका फील्ड बनाऊं तो ऐसा बनेगा, इधर की तरफ 5KQ बाय R स्क्वायर, इधर की तरफ 5KQ बाय R स्क्वायर। सो E1 का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 5KQ बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का। ये सिर्फ मैंने फील्ड के लिए डायग्राम बनाया ना। 5KQ बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5KQ बाय R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 इज द वैल्यू ऑफ E1 का वैल्यू। ये किसकी वैल्यू बनी? E1 की वैल्यू बनी है सर। ये भी E1 क्या था, इसके सेंटर पे जो फील्ड आ रहा था किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। E1 इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये रहा, यहां पे बनाएंगे तो E1 यहां पे बनेगा बेटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है। सेकंड केस में बेटा इसने माइनस का 2Q यहां रख दिया है, 3Q यहां रख दिया, माइनस का 5Q यहां रख दिया है। तो यहां पे अगर टेस्ट चार्ज रखूं तो ये माइनस का 2Q उसको पास बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा। प्लस का 3Q दूर भगाएगा, बिल्कुल भगाएगा। माइनस का 5Q पास बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा सर। तो यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा था पॉजिटिव वाला, उसके बेसिस पे हमने इसको बनाया है बेटा। तो चलो मैं सेकंड केस को भी बना देता हूं एक बार। सेकंड केस को भी मैं बना देता हूं। माइनस का 3Q यहां पे, प्लस का 2Q यहां पे, माइनस का 5Q यहां पे, और इधर की तरफ अगर हम देखें तो इसको पास बुलाएगा, माइनस का 3Q वाला, 2Q वाला दूर भगाएगा। तो यहाँ पे E बनेगा 2KQ बाय R स्क्वायर, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे बेटा ये डिस्टेंस R मान के चल रहे हैं।
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो 3k⁴/r²। बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना भी डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इधर की तरफ भी फील्ड बनेगा गिवन बाय 5k⁴/r²। मेरे नादान बच्चे मुझे बताना जरा, क्या फील्ड के लिए अलग से डायग्राम बना लूं? हाँ बना लो सर। इधर कितना 5k⁴/r², इधर कितना 5k⁴/r²। और बच्चे अगर दोनों तरफ 5k⁴/r² है तो सेंटर पे जो फील्ड बनेगा E2, क्या फिर से ये 5k⁴/r² √2 कहलाएगा? सोच के देख लो, सेकंड वाला ही है ना। सेकंड वाला भी क्या कह रहा है बेटा? 5k⁴/r² √2। पहला वाला भी क्या कह रहा था? 5k⁴/r² √2। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है? थर्ड वाला बोलता है बेटा यहां पे प्लस का 4q, यहां पे माइनस का q, नीचे प्लस का 5q। ठीक है सर, बनाते हैं। अच्छा मैंने उल्टा बना दिया था क्या इसमें? ये माइनस का 2q लिखना था यहां पे। ओहो हो, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, अब ठीक है, आंसर तो तब भी वही आना है, आंसर तब भी आना है। मैग्नीट्यूड जब तक कंसीडर करोगे आंसर वही रहेगा। चलो बेटा मैं थर्ड वाला केस भी बनाता हूं। यहां पे थर्ड वाला केस बोलता है कि यार यहां पे रखा है माइनस का 4q, यहां पे रखा है q, और नीचे की तरफ रखा है 5q प्लस का, है ना। ठीक है सर, यहां पे टेस्ट चार्ज Q0 रखा, प्लस का जो होता है, प्लस वाला है इसको दूर भगाएगा, माइनस वाला इसको पास बुलाएगा, और ये प्लस वाला इसको दूर भगाएगा। ये हो जाएगा 5k⁴/r², यहां पे हो जाएगा 4k⁴/r², और साथ में प्लस का k⁴/r²। सॉल्व किया फिर से 5k⁴/r²। बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तो इसके लिए ऐसा परेशान मत हो जाना कि यार ये क्या हो गया सर, डायरेक्टली ऐड क्यों कर रहे हो? सेम डायरेक्शन है, डायरेक्टली ऐड हो सकता है ना। इसका रिजल्टेंट यहां की तरफ 5k⁴/r², 5k⁴/r², इधर की तरफ भी 5k⁴/r²। तो रिजल्टेंट E3 इज गिवन बाय, बेटा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना 5k⁴/r² √2। तो आज तक, अभी तक हमने देखा कि E1, E2 और E3 तीनों बराबर है ना। चौथा केस अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ केस। चौथा वाला केस क्या कहता है हमसे? मैं एक बार देख लेता हूं, जैसे तो सही बनाया था मैंने। ओहो, ये भी उल्टा बना दिया, ये माइनस का q इधर था, प्लस का 4q इधर था। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा उससे? आंसर तो अभी भी सेम आएगा, है ना। आंसर सेम ही आना बेटा। ये देखो माइनस का 4q इधर, प्लस का 4q इधर। चलो ठीक है, याद रहेगा वाला, बिल्कुल याद रहेगा। माइनस का 4q इधर, प्लस का 4q इधर, माइनस का q इधर, प्लस का q इधर। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो तुम बोलोगे हाँ सही, बहुत बढ़िया। चलो बेटा इस केस में सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हमें वो देखना है। सर जी माइनस वाला क्या करेगा? इसको पास बुलाएगा, यहां पे प्लस का आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, प्लस का q इसको दूर भगाएगा, तो यहां पे तो बनेगा 4k⁴/r² प्लस k⁴/r²। सॉल्व करने पे 5k⁴/r² बन जाता है। ये माइनस का 4q इसको नीचे बुलाएगा, ये प्लस का q इसको दूर भगाएगा, तो यहां पे भी कितना बनेगा k⁴/r², 4 के साथ और एक बार k⁴/r²। तो यहां पे भी कितना बनता है 5k⁴/r²। चलो भाई इसको मैं एक बार करता हूं, बना लेता हूं इधर, तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 5k⁴/r² और यहां पे भी 5k⁴/r²। तो इनका रिजल्टेंट E4 यहां पे बनेगा। और मेरे बच्चे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वी जस्ट वांट द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये भी बेटा बनेगा 5k⁴/r² √2। ठीक है, तो देखो भाई हमें क्या है ना, उल्टा बना दिया डायरेक्शन इसका, इसका डायरेक्शन उल्टा बना दी मैंने ना।
देखो इसे कर, इसका डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्लस का 4 क्यू उसको दूर भगाएगा, माइनस का क्यू उसको पास बुलाएगा, तो इट विल बी 4 के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस का के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको रीड्रॉ कर लो एक बार, आंसर वही आना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 के क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर की तरफ भी 5 के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो हियर इट इज अगेन E5 5 के क्यू बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमने देखा कि चारों के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और चारों के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर आते हैं बेटा, सो E1 E2 E3 E4 सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, E1 E2 E3 E4 सब बराबर हो जाएंगे, यहां तक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सब में आपने देख लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा। सो E1, ये E2, ये E3 एंड ये E4, और चारों के मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन सेम आ रही है। ठीक रहेगी बात। सो E1 E2 E3 E4 सब के सब क्या है मेरे बच्चे, सेम है यहां पे। ठीक है, अब देखो हम मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करें, क्योंकि उन्होंने बोल दिया E1 E2 E3 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड बता दो, बाकी सब गया भाड़ में, है ना। चलिए भाई बढ़े आगे, नोट कर लो सारी बातें, लिखो। सबसे पहला केस लिख लिया, फिर आगे बढ़ो। ये सेकंड केस हो गए भी, फिर आगे बढ़ो। ये थर्ड केस कंप्लीटेड, फिर आगे बढ़ो, ये खत्म हो गया है ना। थर्ड फोर्थ केस वहां पे आ गया था, थर्ड और फोर्थ केस ही आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा तुम लोगों ने। चलिए भाई अगला सवाल क्या बोलता है, 2 point charges plus का 8q and minus का 2q are located at x equals to 0 and x equals to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0. बेटा बोला गया है 2 point charges हैं, एक प्लस का 8q, तो प्लस का 8q जो कि रखा है x equals to 0 पे, x equals to L पे हमने रखा है माइनस का 2q। इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा? क्या यहां जीरो हो सकता है बीच में? नहीं, पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। क्या यहां जीरो हो सकता है? ये वाला इसको पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। हाँ, यहां पे देखते हैं सर, अगर बड़े चार्ज के पास रखोगे तो उसका बड़ा सा फील्ड बन जाएगा। मान लीजिए ये पहला वाला चार्ज हो जाएगा, ये दूसरा वाला चार्ज हो जाएगा। सो E1 आएगा इधर, E2 पहले ही छोटा है, ऊपर से दूर रखा है, E2 इतू सा बनेगा सिर्फ। क्या E1 बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे सर E2 से? बहुत शानदार। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, तो E यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वही होगा जहां पे बड़ा वाला चार्ज दूर है और छोटा वाला चार्ज पास में है। क्या बीच में जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बीच में कहीं पे बड़े वाले की वजह से इधर फील्ड बनेगा, छोटे वाले की वजह से भी इधर फील्ड बनेगा? ना 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 सर, नहीं हो पाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? यहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां पे बड़ा वाला चार्ज दूर रखा है, बड़ा वाला चार्ज दूर रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, छोटा वाला चार्ज पास रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो यहां पे E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। मान लीजिए वो यहां से D डिस्टेंस पे है, जो पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, वो सेकंड वाले चार्ज से D डिस्टेंस पे, सेकंड वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगी? वो D डिस्टेंस पे हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? L प्लस D। बेटा ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है? L। ये L और ये डिस्टेंस हो गया D, तो ये टोटल L प्लस D और ये वाला डिस्टेंस D। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी E1 E2 बराबर होंगे। सो मैंने कर दिया E1 इज इक्वल्स टू E2। सो यहां पे 8Q की वजह से, तो 8KQ डिवाइडेड बाय L प्लस D का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे आओ,
कितना बनेगा 2KQ डिवाइड बाय ये की डिस्टेंस कितनी है d का स्क्वायर, सही है। 2 4 जा 8 तो 4 अपॉन L प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी का स्क्वायर। सो अंडर रूट ले लें दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो 2 डिवाइड बाय L प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको यहां पे 2d इज इक्वल्स टू L प्लस डी। सो ये इधर आएगा 2d माइनस का d इज इक्वल्स टू L। सॉल्विंग हियर d इक्वल्स टू L। d का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा L के बराबर आ रहा है। तो ओरिजिन कहां था जहां पे आपने इस 8Q वाले चार्ज को रखा था, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट P L प्लस डी डिस्टेंस, तो भैया d भी L के बराबर है तो इट कम्स आउट बी L प्लस L बोले तो 2L। तो ओरिजिन से 2L डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओरिजिन से 2L डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। सो कितने डिस्टेंस पे होगा 2L, थर्ड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। समझ आ रही है बात आप लोगों को, क्लियर हो रहा है सब कुछ क्या चल रहा है असल में यहां पे। सिंपल से फंड है, ऐसी चीजें बताइए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पता था हम लोगों को कि E1 माइनस E2 0 पता है यार। चलिए भी हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। बेटा एक पॉइंट चार्ज Q को आपने ओरिजिन पर रखा है। लेट्स से EA, EB एंड EC be the electric field at the 3 points A, B and C respectively due to the charge Q. Then it is said that EA is perpendicular to EB. It is said that the magnitude of EB is 4 times of the magnitude of EC. तो बेटा ध्यान से देखना, RA is the position vector for this point A, which is given by 1 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. So this is your RA vector. RA cap can be written as I cap plus 2J cap plus 3K cap divided by under root of 1 plus 4 plus 3. I cap plus 2J cap plus 3K cap divided by under root of 14. ये RA cap आया है। क्यों निकाला सर आपने RA कैप? इसलिए क्योंकि जब मैं EA वेक्टर लिखूंगा, देखो भाई ऑप्शन को उन्होंने पहले ही सारी बातें बोली, EA वेक्टर EB वेक्टर, साथ ही साथ वो वहां पे ये दिखवाना चाहता है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सो EA वेक्टर कैन बी रिटन एज KQ डिवाइड बाय RA का स्क्वायर डॉट RA कैप। RA कितना है मेरे बच्चे? RA कितना है? अंडर रूट ऑफ 14। So can be written as KQ divide by 14 का अंडर रूट 14 का क्यूब 14 डॉट can be written as I cap plus 2J cap plus 3K cap divide by root of 14. So EA vector can be written as KQ divide by 14 under root of 14 I cap plus 2J cap plus 3K cap। समझ गए EA वेक्टर को कैसे लिखना है हम लोगों को? समझ गए EA वेक्टर को कैसे लिखना है? वैसे ही अगर मैं B वेक्टर RB वेक्टर निकालूं तो B वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, -1 1, 1, -1। तो मैं RB वेक्टर लिखूं I cap plus J cap minus K cap। RB cap अगर निकालूं so it is your RB vector divided by magnitude of RB vector, so it will be your I cap plus J cap plus K cap, oh sorry minus का K cap divided by under root of 1 plus 1 plus 1, it will be 3. It's your RB cap. So EB can be written as KQ डिवाइड बाय RB का स्क्वायर डॉट RB कैप KQ डिवाइड बाय 3
बेटा आर बी कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। सो आर बी स्क्वायर की जगह 3 लिख दिया, डॉट आर बी कैप कैन बी रिटन एज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। सो ई बी वेक्टर कैन बी रिटन एज के क्यू डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया क्या? अब ऐसे थर्ड वाले पोजीशन के लिए भी बना ले, ऐसे ही काम हम थर्ड वाले पोजीशन के लिए भी करेंगे। सो थर्ड वाले पोजीशन को देखिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो गए हैं बेटा सी वाले के वो 2,2,2 है, तो ईसी भी निकाल लेते हैं। चलिए भाई, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2,2, तो बेटा आर सी वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आरसी कैप को लिखते हैं बेटा आरसी वेक्टर अपॉन आरसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4। आरसी कैप कैन बी रिटन एज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो इसमें आरसी का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 3। ईसी वेक्टर कैन बी रिटन एज के क्यू डिवाइड बाय आरसी का स्क्वायर डॉट आरसी कैप के क्यू डिवाइड बाय 12 डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। KQ divided by 24 under root of 3 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. This is your EC vector beta. So EA vector निकाला, EB vector भी निकाली है, and now we have the EC vector as well. पहली चीज वो बोलता है कि EA वेक्टर परपेंडिकुलर होगा EB वेक्टर के। ऐसा करने पे अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो EA वेक्टर डॉट ईबी वेक्टर को 0 होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तभी वो हम कहते हैं कि वो दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। यही तो होता है भाई, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि ई ए या फिर अगर मैं बोलूं कि एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर है वाई वेक्टर के, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स वाई कॉस थीटा, और दैट इज सर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। योर आंसर विल बी 0। सो ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर करिए, अगर आंसर 0 आया तो पहली बात सही होगी। ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर करना, तो ई ए वेक्टर है के क्यू बाय 14 रूट 14 रूट 14 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड इट विल बी आई कैप जे कैप माइनस का 3k कैप। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं पहली चीज ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर, ठीक है। सो इट विल बी योर ई ए को मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आई प्लस 2j, ठीक है, के क्यू डिवाइड बाय 14 रूट 14 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी की जगह पे के क्यू डिवाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस का k कैप। सॉल्व किया, के क्यू वाली कहानी एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो ना ऐसे, के क्यू बाय 14 रूट 14 और यहाँ पे भी के क्यू बाय 3 रूट 3, निकालो इन सबको बाहर। यहाँ पे आओ, भाई भाई के साथ मल्टीप्लाई, आई कैप 1 जे कैप प्लस का 2 3 कैप माइनस का 1 के कैप माइनस का 3। मेरे बच्चे 2 + 1 कितना होता है, 3 - 3, आंसर विल बी 0। सो ई ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर किया और आंसर आया 0, दैट मीन्स मैं समझ गया कि ई ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ई बी वेक्टर के। क्या बात है सर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहे हैं तो यहां पे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट सही बोला।
दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी शुड बी इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईसी। चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईसी। चेक कर लेते हैं, अगर ये बात सही है तो बहुत बढ़िया। बेटा ईबी कितना था, चलो चेक करते हैं। सर इट्स के क्यू डिवाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, है ना। पर मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके चलो भाई, ईबी क्या बना था अपने पास, के क्यू डिवाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, के क्यू डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू, बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, रूट 3 हो जाएगा। ये रूट 3 से रूट 3 मर जाएगा, तो इट विल बी के क्यू बाय 3। सो ईबी का जो मैग्नीट्यूड है वो है के क्यू बाय 3। सिमिलरली अगर हम ईसी का मैग्नीट्यूड निकालें, सो ईसी का मैग्नीट्यूड के क्यू डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट ऑफ 12, यहां पे बेटा कितना, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा ये सब कैंसिल हो गए, ये हमें के क्यू बाय 12 इज द वैल्यू ऑफ ईसी का मैग्नीट्यूड। मेरे बच्चे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये वैल्यूज हम यहां पे पुट कर दें। सो ईबी का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय 3, के क्यू बाय 3 should be equals to 4 times of EC का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय 12। 4 3 12 होते हैं, तो के क्यू बाय 3 बराबर के क्यू बाय 3, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। कह दूं मैं कि EB इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ EC, ये भी सही होगा। तो ये चीज मुझे सेकंड स्टेटमेंट में बोली थी, और बेटा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या कहता है हमसे, कि बोलता है भैया बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस सवाल का। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझते हो ना बात को। सबसे पहले क्या किया, पोजीशन वेक्टर निकाला, उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया, फिर ईए वेक्टर लिखा। वैसे करने में तो मैं जल्दी ई ए वेक्टर को डायरेक्टली भी लिख देता, पर वो क्या है ना, फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए ना। तो पहले मैंने बढ़िया तरीके से आर ए वेक्टर निकाला, फिर आर ए कैप निकाला, फिर ई ए वेक्टर में पुट करा, फिर वैसे ही काम हमने, ये नोट करिए, ये नोट करो जल्दी से, पहले हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हम बी वेक्टर पे आए, बी कैप आर बी कैप निकाला, फिर ई बी वेक्टर निकाला, फिर ये आंसर आया। ये भी कर लिए नोट, हो गया नोट। फिर हम आए थर्ड वाले वेक्टर पे, आर सी कैप निकाला, फिर ई सी वेक्टर निकाला, और ये आंसर आया। ये भी नोट करो। तो अभी तक हम सिर्फ ई ए, ई बी और ई सी फाइंड कर रहे थे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। पहला सवाल बोलता है ई बी व ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा था ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी होना चाहिए, तो हमने बोला यार ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी होना चाहिए। ठीक है सर, तो उसके लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो बोलेंगे ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी। करके देखा सॉल्व, ये तो 0 आ रहा है, मतलब हाँ ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी है। बहुत ही शानदार, लिख लो जल्दी से। फिर उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी। तो उसके लिए हमने पहले ई बी का मैग्नीट्यूड निकाला, के क्यू बाई 3 आ रहा है। फिर हमने ई सी का मैग्नीट्यूड निकाला, के क्यू बाई 12 आ रहा है। तो मैंने देखा यार ये ई बी की जगह पुट किया के क्यू बाई 3, 4 इंटू ई सी की जगह के क्यू बाई 12, 4 3 12 होते हैं भाई, बराबर है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मतलब ये स्टेटमेंट सही तो लिखा है इन्होंने, क्या गलती की इसमें, कोई गलती नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑल्टरनेट भी बिल्कुल करेक्ट था। तो हमारे दोनों पार्ट सही थे, जो कहते हैं कि ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी है और ई बी का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ऑफ ई सी का मैग्नीट्यूड था। लिखा, जल्दी से लिखियो, और लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A point charge 50 microcoulomb is located in the xy plane at the point of position vector 2i cap plus 3j cap. What is the electric field at the point of position vector? देखो बेटा, ये जो पहले r0 दे रखा है, it is the position vector of the point charge. तो मान लीजिए यहां पे वो point charge है और this is the position vector r0. यहां पे 50 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। यहां पे कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है।
R vector. So given that RO vector is your 2i cap plus 3j cap and R vector is your 8i cap minus का 5j cap. Find the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आप लोगों को, है ना सर जी। यहां पे तो चार्ज रखा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक काम ना कर लूं मैं, यहां से लेके यहां तक का पोजीशन वेक्टर ना निकालूं मैं, निकालो आर डैश वेक्टर। भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मुझे कहता है फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दैट आर नॉट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू आर वेक्टर। क्या यही बोला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है सर? दो साइड्स रिप्रेजेंट करती है दो वेक्टर्स को सच दैट उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर। तो देखो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है सर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड विच इज इन द अपोजिट ऑर्डर, बस। सो आर डैश वेक्टर इज योर आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। आर डैश वेक्टर होगा आर वेक्टर माइनस का आर नॉट वेक्टर। बेटा आर भी पता है, आर नॉट भी पता है, आर डैश निकल जाएगा। सो लिखिए जरा, आर डैश वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आर की जगह 8i कैप माइनस का 5j कैप माइनस में 2i कैप प्लस का 3j कैप। चेक कर लेना, 8i माइनस 5j, बहुत बढ़िया, 2i प्लस 3j, 8i कैप माइनस का 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस का 3j कैप। सो 8 माइनस 2 6i कैप माइनस का 8j कैप। बेटा दिस इज द आर डैश वेक्टर। और अगर मैं इस आर डैश का मैग्नीट्यूड निकालूं दैट विल बी योर आर। ओके, आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं दैट विल बी योर आर डैश। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज गिवन बाय के क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, मतलब मुझे आर डैश निकालना है, आर डैश वेक्टर भी नहीं चाहिए मुझे तो सर आर डैश वेक्टर भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आर डैश दे दो, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, अंडर रूट ऑफ 100, 10। तो मेरे बच्चे आर डैश कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर डैश का स्क्वायर, के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की जगह क्यू कितना 50 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रो बोले तो 10 की पावर माइनस का 6, आर डैश का स्क्वायर 100, 9 5 45, 0 इंटू 10 की पावर, बेटा ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 0, एक 0 से एक 0 मर जाएगा, ई का वैल्यू 45 इंटू 10 का पावर 2, 4500। वैसे तो यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, बट एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर वाली, जो अभी आप पढ़ोगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको कि वोल्ट पर मीटर कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा। सो 4500 वोल्ट पर मीटर डी ऑप्शन मिल रहा है, यही तो है फाइनल आंसर। तो जल्दी से इसको छाप लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? पक्का ये सारी बातें लिख लो। हो गया? चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। तो यहां पे हमारी डीपीपी हो जाती है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी देखो, एक बारी में समस्या हो जाती है, दोबारा वीडियो देखना पड़ता है। दोबारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, IIT JEE में जाइए, वहां पे आपको ये भला मानुस दिखेगा, है ना, मेरी तरह मैं ही हूं। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा जिसमें मेरे बच्चे यहां इधर की तरफ आपको सारे लेक्चर्स, डीपीपीस और उनके वीडियो सॉल्यूशन सब मिल जाएगा बेटा यहां पे। और तुम्हें पता है एक और अच्छी बात, उन सब के यहां पे
प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में पता चल रहा है 10 मिनट बर्बाद हो गए तुम्हारे, है ना। तो ऐसे वीडियो ढूंढनी नहीं, आपको सीधा यहां पे आना है, आपके रेस्पेक्टिव चैप्टर पे जाना है, वहां पे उसकी डीपीपी भी मिल जाएगी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपको सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके दे दी गई है। अच्छा, वेबसाइट पे आओगे तो वेबसाइट पे आके सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीज आपके लिए फ्री 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 रहेगी बेटा। तो जितने बार लेक्चर देखना है उतने बार देखो, जितने बार वेबसाइट पे आना उतने बार आओ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली एक जरिया है आपके लेक्चर्स तक पहुंचने का वेबसाइट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लेना। इसके अलावा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा देना, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी अपने दोस्तों तक ये सेशन पहुंचा देना, उनको बोल देना कि जेईई की प्रिपरेशन अगर करनी है अप टू द एडवांस लेवल तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि यहीं पे मिलेगी आपको ये सारी बातें, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बस इतनी ही बातें आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।